हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं। आपने उनको पढ़ा होगा और आपको बताया ही गया था कि फार्मिंग को कई सारे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ लैंड टू टुडेज टॉपिक जो कि है स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। यानी एक क्रॉप को लगाना, उसकी फार्मिंग करनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लैंड को प्रिपेयर करने से लेकर क्रॉप्स को चुनना, उनको सोइंग करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इरिगेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम हम करके हार्वेस्टिंग के बाद में भी थ्रेसिंग वगैरह करना, ये सब आपने देख लिया है। लेकिन इतना सारा मेहनत करके हम जिस फसल को काट के लाए हैं, तो मार्केट में जब तक वो बिक नहीं जाए तब तक उस फसल की जिम्मेदारी हमारी है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। क्वालिटी बनी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। तो उसकी कटाई उटाई हो जाने के बाद जब थ्रेसिंग वगैरह, विनोइंग सब कुछ हो गया, मिलिंग वगैरह हो गया, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था, तो अब इनको जिस जगह पर जाके स्टोर होना है, उस जगह को, उस क्रॉप जहां पर स्टोर हो रहा है उस जगह को या तो हम स्टोरेज हाउसेस बोले या उसी को हम वेयर हाउसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्रॉप्स को स्टोर कर देते हैं। अब ये अलग अलग तरह का बनाया जाता है स्टोरेज हाउसेस अपने अपने तरीके से। अगर रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वैसे स्टोरेज हाउस को हम बोलते हैं ड्राई स्टोरेज। क्या बोलते हैं? ड्राई स्टोरेज। खैर, तो स्टोरेज हाउसेस में भी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि हमने फसल काटा, उसके थ्रेसिंग वगैरह हो गई और लाके सीधा स्टोरेज हाउस में रख दिया। नहीं, स्टोरेज हाउस में भी वो कैसे प्रोटेक्टेड रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्रॉप्स को हमको बचा के रखना है किससे? इंसेक्ट से, रॉडेंट से, स्क्वायरल से, रैट से, इन सब चीजों से बचा के रखना है, या कोई फंगल बैक्टीरियल इंफेक्शन से, ताकि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। तभी तो ये अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे क्वालिटी के साथ रहेगा, तो मार्केट में बिकेगा, तो फार्मर को पैसा मिलेगा, है ना। तो इन सब चीज से बचा के रखना है। यानी बायोटिक फैक्टर से भी बचाना है और एबायोटिक फैक्टर से भी बचाना है। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर, जैसे कि इंसेक्ट से, चूहे से, स्क्वायरल से वगैरह वगैरह। एबायोटिक फैक्टर मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, टेम्परेचर ना हो, इन सब चीजों से, पानी से। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स हमको बचा के रखना है ताकि प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। तो इन स्टोरेज हाउसेस में क्रॉप्स को डालने से पहले उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, क्लीनिंग। तो क्लीनिंग। नंबर 2, ड्राइंग। और नंबर 3, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, क्लीनिंग, ड्राइंग एंड फ्यूमिगेशन। क्या है ये 3 वो स्टेप्स हैं जिसको करने के बाद ही स्टोरेज हाउसेस में हम क्रॉप्स को रख के निश्चिंत हो सकते हैं। क्लीनिंग मतलब कि जिस फसल को हमने काट के लाया है उस फसल को बिल्कुल अच्छे पानी से धो देना है हमको, ताकि जो भी उसकी गंदगी हो वो चली जाए। तो कंप्लीटली धो देना है, क्लीन वाटर से कर देना है। लेकिन उसके बाद भी, वाटर से क्लीन करने के बाद भी ये नहीं कि डायरेक्टली रख देंगे, नहीं तो फिर वो मॉइस्चर उसमें कंटेंट रहेगा तो वो फसल फिर बर्बाद हो सकता है। तो उसको हमको सुखाना है, ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए भी है कि हम उसमें फिर फर्दर क्या करते हैं कि पहले उस सनलाइट में ड्राई करेंगे, अंडर सन। उसके बाद भी ह्यूमिडिटी ज्यादा ना हो, इसलिए वैसे ही अंडर सन सूखने के बाद भी डायरेक्टली नहीं रखना है। फिर हमको अंडर किसी ड्राई शेड में रख के तब उसको, जब उसकी अंदर की गर्मी निकल जाती है और पूरा सूख गया रहता है और साफ तो हो ही चुका है, उसके बाद हम उसको रखते हैं। लेकिन रखते के साथ तो क्या करते हैं, एक और काम, फ्यूमिगेशन। नंबर 3rd स्टेप, फ्यूमिगेशन मतलब क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं कुछ कीटनाशक दवाइयों का। लेकिन वो तय डोजेज रहता है, ये नहीं कि कितना भी जी में आया हम उसमें डाल देंगे, नहीं।
उसमें एक लिमिटेड डोज में डालेंगे, नहीं तो फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक अल्टीमेटली तो केमिकल है ना। तो क्लीनिंग, ड्राइंग और फ्यूमिगेशन करके तब जब हम स्टोरेज हाउसेज में रखेंगे, तो यानी कि ग्रेनरीज वगैरह में रखेंगे, तो हमारा फसल हमको उम्मीद है कि बचा रहेगा सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से, उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी, तो फार्मर्स को अच्छे उसके पैसे मिलेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ लैंड से लेकर स्टोरेज हाउसेस तक में पूरे फार्मिंग के मेथडोलॉजी में यही सारी तमाम बातें थी। फार्मिंग का पार्ट यहां पर जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था वो यहां पर कंप्लीट होता है। अब इस फार्मिंग एग्रीकल्चर वाले से एक कदम आगे बढ़ के एक और छोटा सा टॉपिक आपके बुक में दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल टर्म है, मतलब कि उसमें यह बताया है कि नाइट्रोजन जो है ना वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में एक यूजेबल फॉर्म में, वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब 80% तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन वो सारा का सारा हर कोई यूज नहीं कर पाता। यूजेबल फॉर्म उसका कुछ प्रोडक्ट है, यानी वो नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन N2 वाले फॉर्म से ऑक्साइड में बदलता है, जैसे नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलता है, NO2 या NO3 में बदलता है, फिर वो अमोनिया वगैरह में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है ताकि प्रोटीन वगैरह बने, फिर वापस से नाइट्रोजन रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर से। यानी कि N2 जो है वो एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। यहां से लिया, कौन लिया, तो कुछ खास तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खास करके लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन के पौधे में उनके रूट में जो गांठ होता है, रूट नोड्यूल्स, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको ट्रैप करते हैं एक जगह, उस इकट्ठा करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके बाद कोई दूसरा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया उसको, उसका क्या कराता है, नाइट्रिफिकेशन कराता है। नाइट्रिफिकेशन कराता है मतलब ये जो N2 था ना, ये N2 कन्वर्ट हो जाता है NO2 या NO3 के फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में। उसके बाद वो अपने किसी यूजेबल प्रोडक्ट में बनता है, एमिनो एसिड वगैरह में फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। इसका डिटेलिंग 9th में पढ़ना है। जितना आया उतना टोटल का टोटल नाइट्रोजन का नहीं बन जाता है, कुछ का बना, बहुत का बना, और कुछ बच गया, तो जो बच गया उसको वापस बैक टू द नाइट्रोजन दे दिया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिए, बीच में उसको अपना यूजेबल प्रोडक्ट बनाए और वापस एटमॉस्फेयर में दे दे, तो नाइट्रोजन एक तरह के साइकिल के फॉर्म में घूमते रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यही जो साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन है इन द एटमॉस्फेयर, द साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ये 4 मेजर प्रोसेसेस हैं, और हर प्रोसेस में कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह का रोल होता है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कई बार लाइटनिंग वगैरह से भी नाइट्रोजन, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, और ज्यादातर केसेस में कुछ बैक्टीरिया है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो खैर उसकी डिटेलिंग आपको उतनी ज्यादा नहीं पढ़नी है। हाँ, ये बात जरूर जानना है कि नाइट्रोजन घूमते रहता है एटमॉस्फेयर में, अपने N2 के फॉर्म में आया और उसको कुछ यूजेबल फॉर्म में वो चेंज होता है प्लांट में, वो उसमें एक बार चला गया, फिर वापस बैक टू द एटमॉस्फेयर N2 के फॉर्म में दे दिया गया। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। एक छोटा सा टॉपिक, बस इसका ज्यादा डिटेलिंग में तो हमको पढ़ना है 9th क्लास में, लेकिन हाँ अभी इतना एक छोटा सा ब्रीफ आपको वहां पर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बुक में दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा, नाइट्रोजन साइकिल के अलावा एक और लास्ट टॉपिक है इसी फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है ये भाई? तो आपको शुरू में बोला गया था कि फूड के 2 रिसोर्सेज, सबसे पहला वाला वीडियो आप अगर रिकॉल करेंगे तो उसमें बताया गया था आपको कि फूड के 2 रिसोर्सेज हैं हमारे पास, प्लांट है और एनिमल है। तो जब हम प्लांट सेक्टर की एज ए फूड रिसोर्स बात करते हैं तो मतलब वी आर रेफरिंग टू द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग। वो तो पूरा डिटेल में हमने पढ़ ही लिया।
लेकिन जब हम एनिमल की सेक्टर की बात करें एज अ फूड रिसोर्स, तो मतलब वी आर रेफरिंग टुवर्ड्स एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि इसको बोलते हैं क्या कि द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका पालन पोषण करना इन ऑर्डर टू गेन देयर प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए, उनसे बहुत सारा हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसको लेने के लिए। तो मेनली तो उनको प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, या कुछ एक केसेस में उनको यूज करने के लिए एज ए ड्राउट लेबर पर्पसेस ऑल्सो। तो किसी भी एनिमल का तो रेयरिंग करेंगे नहीं ना, अब जाके कोई वाइल्ड एनिमल का रेयरिंग थोड़ा ना करेंगे, ऐसे एनिमल का करेंगे जिसको डोमेस्टिकेट किया जा सके और जिसका प्रोडक्ट यूज भी किया जा सके। तो उसमें क्या क्या है, तो अलग अलग सेक्टर है, जैसे कि गाय भैंस है ना, काउस बफेलोस वगैरह है। तो वो जो सेक्टर में आएगा उसको हम लोग नाम क्या देंगे, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के अंदर क्या आएगा, काउस एंड बफेलो का रेयरिंग। उसका क्या यूज है, मिल्क, मेनली मिल्क के लिए। अगर मेल वर्जन है तो उसको तो हम लोग लेबर पर्पस में यूज कर सकते हैं खेती में। इसी तरह बात करें हम मुर्गी पालन की, है ना, यानी कि चिकन या हेंस की, तो हम लोग यानी कि वी आर रेफरिंग टू पोल्ट्री फार्मिंग। छोटे छोटे बर्ड्स भी इसके अंदर आते हैं, तो उस वाले सेक्टर का नाम हो गया पोल्ट्री फार्मिंग। तो उनमें से मुर्गियों से क्या मिलता है, अंडा मिलता है, या फ्लैश भी एज अ मीट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम हनी बीज, मधुमक्खी का पालन करें, तो उस वाले सेक्टर को नाम क्या देंगे, एपी कल्चर। एपी कल्चर। तो मधुमक्खी का पालन पोषण बेसिकली हनी के लिए किया जाता है। कुछ एक केसेस में उसके और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे उससे वैक्सेस निकलता है, वो सब हायर क्लास में आप पढ़िएगा। फिश प्रोडक्शन है, मछली है, तो उसको नाम देंगे फिशरीज। उसका फ्लैश लेते हैं, खाते हैं, या फिश लिवर ऑयल भी बनता है उसमें से। तो ये सारे के सारे अलग अलग एनिमल्स को लेकर अलग अलग सेक्टर है। गाय भैंस वाला कैटल फार्मिंग हो गया, मुर्गी वर्गी आ गई, पोल्ट्री बर्ड में, हनी बीज वगैरह, मधुमक्खी एपीकल्चर में, मछलियां फिशेज जो है फिशरीज में। लेकिन इन सारे के सारे में अल्टीमेटली हम एनिमल्स की रेयरिंग कर रहे थे, पालन पोषण कर रहे थे। और एक बात का हमको ख्याल रखना है कि जिस भी एनिमल की हम लोग रेयरिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हमको उसके प्रोडक्ट से ही मतलब नहीं रखना है, हमको उसका ह्यूमेन ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि मानवता के साथ पूरा उसका ध्यान रखते हुए पालन पोषण करना है। क्योंकि अगर हम उसका जितना बेहतर ख्याल रखेंगे, अल्टीमेटली फिर फायदा हमें को है ना, कि जितना बेहतर हमने उसका ख्याल रखा, हमको प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा बेहतर क्वालिटी का देगा वो ऑर्गेनिज्म, है ना। और ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उससे कुछ ले रहे हैं, तो बदले में हम उसका पालन पोषण तो बढ़िया से करें। तो ये तरह तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये अल्टीमेटली ये एनिमल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। किसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो एक बुक में भी आपको लिस्टिंग किया गया, और ऐसे आपको यहाँ पर भी बता ही दिया गया, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओवरऑल बात ये रही कि एनिमल्स का रेयरिंग, पालन पोषण करना, उसके किसी गिवन प्रोडक्ट को लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल बता ही दिया गया कि द साइक्लिक फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, जहां नाइट्रोजन अपने N2 वाले फॉर्म से गुजरते हुए किसी यूजेबल फॉर्म में चेंज होता है, जैसे एमिनो एसिड वगैरह, और लास्टली जो बच जाता है वापस एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में दे दिया जाता है। और स्टोरेज ऑफ क्रॉप, जहां से स्टार्ट हुआ था ये वीडियो, वो आपको पूरा बता ही दिया गया, वो फार्मिंग का पार्ट था, वो इस एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट नहीं। तो इस एनिमल हस्बेंड्री तक की बातें पढ़ लेने के बाद अब जो है आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो यहां पर कंप्लीट होता है। शुरू से लेके लास्ट तक के सारे वीडियोस को आप वन गो में एक बार फिर से देखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो जब आप टोटल वीडियोस एक साथ देख लीजिएगा बैक टू बैक, तो सारी डाउट्स निकल जाएंगी। और आज वाला ये वीडियो जो है, ये भी बिना स्किप किए हुए आप एक बार देखिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बात नहीं था। तो चलिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।